Hello there दोस्तों. Once again I'm back with another video of class 10. Chapter name is Reflection of Light. क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन. तो इस वीडियो में हम लोग केवल परावर्तन से संबंधित सवालों पर चर्चा करेंगे. ठीक है, अपवर्तन से संबंधित सवालों का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे. और इससे पहले भी आपके विद्युत चैप्टर का हमने एमसीक्यू करा हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है. और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें, क्योंकि अभी आपके समस्त चैप्टरों का एमसीक्यू और उनमें संबंधित रिटेन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम लोग इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन. तो परावर्तन से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये प्रकाश शब्द है क्या. क्या ये प्रकाश को हम लोग क्या क्या समझ लेते हैं या फिर है क्या प्रकाश. तो प्रकाश जो है वो किरणों का एक पुंज है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें समस्त वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है. ठीक है, तो ये प्रकाश का परिभाषा हुआ. अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि प्रकाश कैसी पथ में गमन करता है. तो याद रखेंगे हमेशा यह सरल पथ में ही गमन करता है. मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ये गति करता है. नेक्स्ट वन कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है. तो प्रकाश की जो चाल है निर्वात में वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपका हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड. अच्छा, कभी कभार इसी नंबर्स को दूसरे फॉर्म में लिख देता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. वो लिखता है कि 3 × 10⁸ मीटर. ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड ये लिख देता है. तो ये भी सही है. ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है. ध्यान रखेंगे ये 10⁸ आया कहाँ से है, थोड़ा सा इस बात पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं. तो चलिए इस बात को समझते हैं कि आखिर ये 3 लाख जो था हमारा वो 3 लाख जो था वो वैसे कैसे चेंज हो गया. तो ये हम जान रहे थे कि 3 लाख किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका 5 जीरो और ये 3 8 जीरो. मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से कौन सा रूल, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि x टू द पावर m इंटू x⁴n इक्वल टू होता है x⁴m + n. तो ये 3 जीरो और ये 5 जीरो गुना में है 10⁵ हम लिख सकते हैं, और इसे हम 10⁵ लिख सकते हैं, इसे 10⁵3 लिख सकते हैं. तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10⁸ हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो चलिए अब एमसीक्यूज को शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं. तो इन पदार्थों को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं. इन पदार्थों को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन कोण होता है. अब परावर्तन कोण का बात आया हुआ है तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या. ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिया गया है. तो अगर हम इसको देखने और समझने का कोशिश करें तो वो इस प्रकार से होता है कि एक सरफेस होता है, ये कोई आने वाली किरण है. ठीक है, और ये कोई जाने वाली किरण है, और बीच में एक अभिलंब होता है जो आपतन बिंदु पे मिलता है. ये आपतन बिंदु क्या होता है,
आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पे आपतित किरण आके किसी परावर्तक सतह पर गिरती है। तो आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण वो होता है जो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। और आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात जो परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे नियम क्या है कि पहला नियम कहता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण माने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना यह कोण, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और सॉरी ये कहलाता है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। मुद्दा का बात यह है कि आपतन कोण और इसे आठ नोट करते हैं और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। यही है परावर्तन का नियम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि परावर्तन कोण जो है वो क्या होता है। हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण होता है। आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण होता है। और परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि परावर्तन कोण होता है अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच का होता है। इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा घ। ये जो है ये पूरा घ ही सही आंसर होगा। नंबर 3, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसमें हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो सही आंसर है आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो फोर्थ क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि आभासी प्रतिबिंब जो मिलेगा हम लोगों को केवल उत्तल दर्पण में ही मिलेगा। नेक्स्ट वन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर आपने दर्पणों के परावर्तन के नियम को ध्यान से देखा है, विभिन्न स्थितियों को देखा हुआ है, तो आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नंबर 6, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो यह हमेशा संभव होगा आपके क से अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ पर स्थित होने पर से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो ये क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है दर्पण के परावर्तन के नियमों से, जो विभिन्न स्थितियों पर जो इस प्रकार का आपको आरेख खींचना था, जहाँ पे ये आपका था फोकस और ये था आपका सी केंद्र, वक्रता केंद्र। तो ये जो आपका अलग अलग परिस्थितियाँ थी कि सी से परे, सी से बाद, सी और एफ के बीच में, या एफ और ये ध्रुव पी के बीच में, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे थे 7 का, तो 7 का सही आंसर है घ, अनंत पर। ठीक है। नंबर 8 ख सॉरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो हम लोग सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि अगर ये एक अवतल दर्पण है, देखिए ये एक अवतल दर्पण है जो बाहर से पेंटेड है, तो अगर ये सी है और ये एफ है, तो ये यहाँ से ये सी से इस बिंदु पी तक की दूरी, ठीक है, वो वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है।
तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऐसी स्थिति में ख। ठीक है, आधी होती है। ये सही आंसर इसका होगा कि आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आभासी होगा, काल्पनिक होगा और बड़ा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अवतल मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है कि यह उत्तल दर्पण होता है। अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि यह एक बहुत बड़े रीजन को बहुत ही छोटे भाग में यह आसानी से दिखा देता है, इसलिए। नेक्स्ट वन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये हमेशा अभी देख रहे थे काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट वन, उत्तल दर्पण सॉरी हाँ ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब एक और क्वेश्चन उसी का दिया हुआ है, क्या हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है? सीधा भी और उल्टा भी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि हमेशा सीधा होता है, और यही कारण भी है कि गाड़ियों के बगल में जो ड्राइवर को शीशा लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो वह दर्पण कौन सा दर्पण हो सकता है? तो अगर हमेशा सीधा ही प्राप्त होता है तो ये दो प्रकार के दर्पण हो सकते हैं। ये है समतल अथवा उत्तल दर्पण। संबंध F=R/2 सत्य है इस दर्पण के लिए। तो यह जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से सही ऑप्शन है ये ग। ठीक है, उत्तल व अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए F=R/2 सही है। अब ये F=R/2 से संबंधित कुछ सवाल भी आपको पूछ सकता है, जो कुछ इस प्रकार से संभावित हैं। अगर ये एक अवतल दर्पण है, क्वेश्चन ये कहता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या R 20 है, वक्रता त्रिज्या जो R है वो 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए फोकस दूरी कितना होगा? तो हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है, अगर R दिया हुआ है, ठीक है, तो फोकस दूरी कितना होगा? बिल्कुल आधा होगा, और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहीं क्वेश्चन उल्टा पूछ दे आपको कि एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है वो मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो बोलता है कि बताओ ये पूरा दूरी, मतलब कि C से P तक की दूरी जिसे हम R कहते हैं, कितना होगा? तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 और 10 कुल मिला करके 20 हो जाएगा, तो ये दुगना आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन संबंधित पार्ट 1 की इस वीडियो में हमने कुछ सवालों को करने की कोशिश करा है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सभी डाउट्स को हम अगले वीडियो में क्लियर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं जल्द ही सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।